हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके संदर्भ में हिंदी के 10वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप उनकी जो वीडियोज़ हैं उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उन 9 टेस्ट को भी लगा लीजिए। और ये जो टेस्ट हैं पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। और आप इसको लगाइए और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। और क्वेश्चन जो हैं वो पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो बिना किसी संशय के आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, आसमान का तत्सम होगा। तो जो आसमान का तत्सम होता है वो आपका होता है आकाश। ठीक है, क्या होता है? आकाश। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है? तो यहाँ पर देखें तो करेला का कंडुर होता है, काजल का कज्जल होता है, गांठ का ग्रंथि होता है। यानी कि ये तो तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। लेकिन गेंद का गेंदू नहीं होता है, बल्कि गेंद का जो तत्सम होता है वो आपका होता है कंदुक। ठीक है, ये तो आप विकल्प डी सही हो जाएगा। और याद रखेंगे गेंद का जो तत्सम होता है वो होता है कंदुक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो बताइए इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर देखिए जो तद्भव शब्द होगा वो पहला ही होगा, चितेरा, क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो क्या होता है? चित्रकार। ठीक है, और बाद बाकी अगर देखें तो चित्रक और चटका ये दोनों भी तत्सम शब्द होते हैं। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छकड़ा का तत्सम होगा। तो जो छकड़ा का तत्सम होता है वो होता है सकट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो इसमें से जो तत्सम शब्द होगा वो आपका होगा तेल। ठीक है, और इसका जो तेल का जो जो तद्भव होता है वो आपका होता है तेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उस पूछा गया कि न्योता का तत्सम होगा। तो न्योता का तत्सम क्या होता है? तो न्योता का जो तत्सम होता है वो आपका होता है निमंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है? तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो असत्य युग्म है वो आपका पहला ही हो जाएगा, क्योंकि नेवला का जो तत्सम होता है वो नवल नहीं होता है, वो होता है नकुल। ठीक है। बाद बाकी देखें तो पखवारा का पछवार होता ही है, पसीना का प्रस्विन होता है और पिटारा का पिटक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें देखें तो पासका तो तत्सम होता है, वर यात्रा भी तत्सम होता है, लेकिन बखान तत्सम नहीं होता है, क्योंकि बखान एक तद्भव शब्द होता है। और देखें तो यहाँ पर जो बखान का जो तत्सम होगा वो आपका होता है व्याख्यान। ठीक है, ये तो बखान का क्या होता है? व्याख्यान। और यहाँ पर पूछा गया तद्भव, तो तद्भव क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी बखान हो जाएगा। और विवितक भी कैसा है? तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बालू का तत्सम होगा। तो बालू का तत्सम क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। बालू का जो तत्सम होता है वो होता है बालुका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो आपका होगा मुकुट। ठीक है, और ये किससे मतलब बना है? यानी कि ये तद्भव शब्द क्या है इसका? तो वो है मोर। ठीक है, यानी कि मोर तद्भव हो गया और उसका तत्सम हो गया मुकुट। और बाद बाकी देखें तो मुदरी और मीत ये सब तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे तद्भव तत्सम से। अब जो क्वेश्चन आए हैं वो है वाक्य शुद्धि से।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, तलवार की नोक। तो जब भी कोई भी बात तलवार की नोक मतलब तलवार पर चलने वाली जब भी कोई बात होती है तो हमेशा होता है कि तलवार की धार पर चलना, ना कि नोक पर चलना। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, तलवार की नोक। तो ये तो आपका गलत हो गया। प्रेम करना तलवार पर चलना है, ये भी गलत हो गया। और प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, मैंने क्या कहा था, हमेशा तलवार की धार पर चलना प्रयोग होता है। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो इस समय आपकी उम्र कितनी है, ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। दूध लीटर की नाप से बिकता है। अच्छा, कोई भी तरल जो चीज़ होती है वो उसके लिए नाप शब्द का नहीं बल्कि आपको पता होगा माप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, नाप का, तो वाक्य गलत हो जाएगा, यही आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाद बाकी आगे के वाक्यों को देखें तो विद्यालय के छात्र कबड्डी खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है उसकी पहचान यहाँ पर करना है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मेरे मन के अंदर नहीं होता है, मेरे मन में होता है, ठीक है। आप व्याकरण भी देख लें या फिर आम बोलचाल की भाषा में देख लें तो मेरे मन में हमेशा प्रयोग होता है। यहाँ पर मन के अंदर लगाना, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना है, इसीलिए यहाँ पर देखें तो पहला वाक्य गलत हो जाएगा। मेरे मन के भीतर, ये भी गलत हो जाएगा। मेरे मन मस्तिष्क के भीतर, ये भी गलत हो जाएगा। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स वहाँ पर दे रखी होती हैं, आपको पहचानना होता है। और कोई बहुत ज़्यादा व्याकरण से रिलेटेड गलतियाँ वहाँ नहीं पूछी जाती हैं। आम बोलचाल की भाषा में जो गलतियाँ हम अपने दिन व दिन की लाइफ में प्रयोग होती रहती हैं, जो गलतियां हम लोग करते रहते हैं, वही वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो हिंदी में आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं। तो देखते हैं कि मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, बिल्कुल सही वाक्य है, कोई गलती नहीं है। उसे कह दो कि भाग जाए। अच्छा, उसे नहीं होता है, क्या होता है, उससे कह दो कि भाग जाए, और यही यहाँ पर गलती हो गई। तो ये आपका वाक्य हो गया गलत। और अशुद्ध वाक्य की पहचान करना था, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो गया। आगे के वाक्यों को देखें तो आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो, ये भी सही है। और डाल पर चिड़ियाँ बैठी हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो चलिए चेक करते हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें तो उज्जवल की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये तो वाक्य आपका अशुद्ध हो गया। अगला देखते हैं, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। तो सौजन्यता नहीं, सौजन्य होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं, क्या होता है, निरपराध, ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से तीनों वाक्य ये गलत हो गए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा बचा, उसकी प्रखर बुद्धि प्रत्येक काम में प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए बताइए इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो जो अधिवेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, आप लोग इसको देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका है अंतःकरण, क्योंकि इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है अंतः, ठीक है, और करण। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो वो आपका होगा औदार्य और उदारता, दोनों हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, आप इनको देख लें, औदार्य और उदारता। ये औदार्यता जो लिखा है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक ही जैसे शब्द बताइए इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। तो ये आपका होगा विकल्प बी, अध्यापिका, कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो यहाँ पर दे रखा है ये, इसमें गलती क्या है, इसको अभ्यस्त लिख दिया गया है, लेकिन होता ये है अभ्यस्तता होता है, ना कि था होता है। ठीक है, बाद बाकी ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं तो इनको भी आप देखते चलिए। और विकल्प में मोस्टली वही शब्द लिए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकाल का विलोम होगा। तो जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने वाक्य और वर्तनी शुद्धि से देख लिए। अब जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं विलोम शब्द से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अकाल का विलोम होगा। तो बताइए अकाल का विलोम क्या होता है। तो अकाल का विलोम होता है सुकाल। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे विकल्पों में आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप विकल्प को देखें तो अकाल का दे रखा है विकाल, त्रिकाल, मजाल और सुकाल, और आपने अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका 100% वहाँ पर जाकर गलत होगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम का विलोम शब्द होगा। तो अंतिम का जो विलोम शब्द होता है वो अनंतिम भी होता है और वो प्रथम भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आध्यात्मिक का विलोम होगा। तो बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है। तो ये आपका होता है सांसारिक, और हाँ ये भी होगा सांसारिक, विकल्प बी। और एक विकल्प आपको आध्यात्मिक के विलोम में और दे रखा जाएगा, वो होगा भौतिक। तो भौतिक भी होता है आध्यात्मिक का विलोम और सांसारिक भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि एकाग्र का विलोम होगा। तो एकाग्र का विलोम क्या होता है, ये आपका होता है चंचल। ठीक है, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो असत्य युग्म की पहचान कीजिए यहाँ पर। तो ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, ये तो सही युग्म है। कलंकित का आपका निष्कलंक होता है, ये भी सही है। ऐहिक का यहाँ पर अलौकिक दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ऐहिक का विलोम होता है वो होता है पारलौकिक। ये पारलौकिक, ठीक है। और कुव्यवस्था का सुव्यवस्था यहाँ पर दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कुमारी का सटीक विलोम होगा। तो कुमारी का सटीक विलोम होता है आपका विवाहिता। ठीक है, कुमारी यानी कि जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विवाहित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं गोपनीय का विलोम होगा। तो गोपनीय का जो विलोम होता है वो होगा आपका विकल्प ए, प्रकाशनीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीका का विलोम होगा। तो टीका का जो विलोम होता है वो आपका होता है भाष्य। ठीक है, क्या होता है, भाष्य। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताइए, नेकी का बदी होता है, निर्बल का यहाँ पर दुर्बल दे रखा है, लेकिन निर्बल का क्या होता है, निर्बल का होता है सबल। ठीक है, और नित्य का अनित्य होता ही है, और निर्गमन का क्या होता है, आगमन। अगला क्वेश्चन है लंबाई का विलोम शब्द क्या होगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है। और लंबाई का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चौड़ाई। ना ऊंचाई होता है, ना नीचाई होता है, ना गोलाई होता है, बल्कि क्या होता है, चौड़ाई। अगला
क्वेश्चन आपका आया है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो बताइए यहाँ पर शत्रुओं को मार डालने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। तो शत्रुओं को मार डालने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है शत्रुघ्न। ठीक है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है आदरपूर्वक सिर पर धारण करने योग्य, तो इसको बोलते हैं शिरोधार्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, तो इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या प्रयुक्त होगा, तो वो होता है आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित ये होता है आपका शैशव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होता है वाग्दत्ता। अगला क्वेश्चन है बच्चों को थपकी देने हेतु सुलाने का गीत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बचपन से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, तो ये है लोरी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी इजी शब्द है। तो जब मुद्रा का चलन अधिक होता है तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, विकल्प सी यानी कि इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन है कि किसी टूटी फूटी इमारत का बचा अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी टूटी फूटी इमारत के बचे अंश के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है भग्नावशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है क्षिप्रहस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है जिसे देखकर या सुनकर हृदय फटता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा हृदय विदारक। ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द के देखे। अब यहाँ पर है पर्यायवाची से क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमर का पर्यायवाची होगा। तो अमर का पर्यायवाची देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो अमृत भी होता है, अनश्वर भी होता है और अक्षय भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर अमर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभिजात का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं होगा। आप एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो नहीं होता है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग इस नहीं को वहाँ पर पकड़ नहीं पाते हैं या आपकी नज़रों से ये ओझल हो जाता है स्पीड के चक्कर में, ऐसा मोस्टली स्पीड के चक्कर में होता है। तो इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे कि ऐसे आपसे मिसिंग ना हो ये चीज़ें वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आइए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जो अभिजात का पर्यायवाची नहीं होगा तो देखते हैं। अभिजात का पर्यायवाची कुलीन तो होता है, श्रेष्ठ भी होता है, लेकिन धनंजय नहीं होता है, क्योंकि धनंजय किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका अर्जुन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। और अगले शब्द को देखें विशिष्ट, तो ये भी अभिजात का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्तलोचन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रक्तलोचन है वो आपका होता है कबूतर का पर्यायवाची। अगर कबूतर के और पर्यायवाची की बात करें तो ये होते हैं पारावत, हारीत, परेवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ पर देखें तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो असत्य युग्म होगा वो आपका होगा पंडित का प्रवीण नहीं होता है। पंडित का पर्यायवाची, एक मिनट यहाँ पर कुछ शायद, तो पंडित जो यहाँ पर दे रखा है उसका पर्यायवाची प्रवीण नहीं होता है, क्योंकि प्रवीण किसका पर्यायवाची होता है, प्रवीण होता है चतुर का पर्यायवाची। ठीक है, और बाद बाकी अगर पंडित के पर्यायवाची की बात करें
तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं विद्वान, कोविद, मनीषी, विलक्षण आदि। ठीक है। और बाद बाकी प्रश्न में हम दिए गए और भी शब्दों को अगर चेक करें तो यहाँ पर गाय का गौरी होता है, चंद्रमा का एकापति होता है, पृथ्वी का मेदिनी होता है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखें तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाक्य प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दीप्ति तो होता है, आलोक भी होता है और कांति भी होता है। श्लाघा यहाँ पर प्रकाश का पर्यायवाची नहीं होगा क्योंकि यह किसका पर्यायवाची होता है, प्रशंसा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची है। तो बताइए इसमें से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची होगा। तो विकल्प ए जो आपका दे रखा है निकुंज, यही आपका बगीचा का पर्यायवाची होगा। अगर बगीचा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान आदि बगीचा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन यम का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कौन यम का पर्यायवाची नहीं है। तो धर्मराज तो यम का पर्यायवाची होता है, मृत्युपति भी होता है और दंडधर भी होता है। लेकिन अगर नरपति की बात करें तो ये राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लुब्धक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो जो लुब्धक है ये आपका होता है शिकारी का पर्यायवाची। ठीक है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगर लुब्धक यानी कि शिकारी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आखेटक, बहेलिया, ब्याग आदि शिकारी के अन्य पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो यहाँ पर बताइए कौन सा युग्म असत्य होगा। तो अश्व का यहाँ पर दे रखा है सारंग, और यही गलत होगा क्योंकि जो सारंग है वो आपको पता होना चाहिए किसका पर्यायवाची होता है, हिरण का। ठीक है। बाद बाकी और शब्दों को देखें तो हंस का पर्यायवाची मराल होता है, हाथी का मतंग होता है और मोर का केकी होता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बागीसा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो बताइए बागीसा किसका पर्यायवाची होता है, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का या फिर नदी का। तो जो बागीसा है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। अगर सरस्वती के और अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ब्राह्मी, भारती, शारदा, बीणापाणी, ईला ये भी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोटा लड़का हंस पड़ा वाक्य में विशेष होगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पर्यायवाची के भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो पूछे गए विशेषण विशेष से, और यही टॉपिक ARO की परीक्षा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और सर्वाधिक अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टॉपिक से गलत होते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मोटा लड़का हंस पड़ा वाक्य में विशेष होगा। तो वाक्य में जो विशेष होगा वो आपका होगा लड़का। ठीक है। क्योंकि लड़के की ही विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने उपवेद होते हैं। तो अगर हम देखें कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो सार्वनामिक विशेषण के उपवेद होते हैं वो आपके होते हैं 2। ठीक है। और ये होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण और होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यह गाय बहुत थोड़ा दूध देती है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो विशेषण है वो है थोड़ा, और थोड़ा कैसा विशेषण होता है, ये आपका होता है परिमाण बोधक, क्योंकि एक परिमाण को दर्शा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि परिमाण बोधक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाण बोधक जिसमें कि एक निश्चित परिमाण के बारे में बताया जाता है, और एक अनिश्चित परिमाण बोधक जिसमें कि अनिश्चित परिमाण के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आकार बोधक विशेषण है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आकार बोधक विशेषण होगा, 4, चौगना, चतुर्थ या चतुर्भुज। तो जो यहाँ पर एक आकार को इंगित कर रहा है वो कर रहा है चतुर्भुज। ठीक है। तो यहाँ पर जो आकार बोधक विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है दिवाला का विशेषण होगा। तो दिवाला का जो विशेषण होता है वो होता है दिवालिया।
विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो इनमें से जो एक विशेषण नहीं है वो आपका हो जाएगा विकल्प ए, निवेदन। ठीक है, क्योंकि इसका निवेदन एक विशेष शब्द है और इसके अगर विशेषण की बात करें तो होगा निवेदित, निवेदित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य नहीं है। तो यहाँ पर जो एक विशेष्य नहीं है वो आपका हो जाएगा क्या, विकल्प डी, क्योंकि यहाँ पर पालतू विशेषण है और ये किससे बना है, ये बना है पालना से। अगला क्वेश्चन है मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, वाक्य में विशेषण की संख्या कितनी है बताइए। तो बताइए यहाँ पर इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो एक ही विशेषण का प्रयोग हुआ है, मेहनती। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ताजमहल एक सुंदर, सुंदर भी गुण हो गया। जयपुर में पुराना मकान है, ये भी गुण हो गया। जापान में स्वस्थ लोग रहते, ये भी गुण हो गया। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो युक्ति एक विशेष शब्द है और इसका जो विशेषण होता है वो होता है युक्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक हिंदी के पूरे मॉक टेस्ट को देखा और अब आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और बाद बाकी 2 टेस्ट सीरीज और चल रही है, एक ज्योग्राफी की, बल्कि 3 चल रही हैं। एक ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है, जिसमें सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे आपकी एक ज्योग्राफी की चल रही है, एक एंशिएंट हिस्ट्री की अभी शुरू हुई है, 3 ही उसके वीडियो अपलोड हुई हैं, और एक आपका चल रहा है यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो जीएस का है, वो तो वीडियो डेली अपलोड होती है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं डेली। तो आप उन तीनों को भी देखिए, तीनों का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।